गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा है? सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो सेल की डिस्कवरी है वो सबसे पहले किसने की थी बेटा? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 के अंदर। और जैसा आप सब जानते हो ये बहुत ही पुरानी बात है, 350-400 साल पुरानी बात है। उस समय ना तो इनोवेटिव थी आपकी साइंस और ना ही आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स थे, माइक्रोस्कोप वगैरह या ऑटोक्लेव वगैरह वो आपके मौजूद नहीं थे। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया, खुद से उसने एडजस्टमेंट की लेंसेज की आपस में, और उसने कॉर्क सेल के ऊपर उस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके देखा। कॉर्क सेल के ऊपर माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके देखा। अब वो कॉर्क सेल जो था वो बहुत ही हार्ड होता है बेटा। अब हार्ड होगा तो उसको थोड़ा रैप्चर करने में समय लगेगा। देखिए, जब भी रैप्चर किया जाता है, रैप्चर का मतलब होता है तोड़ना उस चीज़ को, अलग करना उस चीज़ को, तो रैप्चर करने में उसे थोड़ा समय लगा। हालांकि वो कामयाब रहा उस कॉर्क सेल के अंदर बिल्कुल टिनी पार्टिकल्स को सेपरेट करने में। उस टिनी पार्टिकल को उसने खुद के द्वारा बनाए हुए आपके माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्वेशन ली उसने, और ऑब्जर्वेशन में उसने देखा कि स्मॉल कंपार्टमेंट उसको दिखाई दिए। जैसे आप कोई भी वॉल बनाते हैं, दीवार आप बनाते हैं, तो उसमें ईंटों की चिनाई करते हैं, ईंटों के ऊपर ईंट, ईंटों के ऊपर ईंट। तो जब आप उसके ऊपर प्लास्टर नहीं लगाते तब तक वो जिस तरह की अपीयर होती है, बिल्कुल वैसी स्ट्रक्चर आपकी कॉर्क सेल की उसे माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई। ठीक है, तो एक के ऊपर एक सेल आपका अरेंज था, इलोंगेटेड फॉर्म में अरेंज था, और यहाँ से आपका जो सेल की बारे में स्टडी है वो स्टार्ट हुई। उससे पहले सेल के बारे में कोई नहीं जानता था कि सेल क्या होता है। इसने रॉबर्ट हुक ने सिर्फ ये बताया कि इस कॉर्क के अंदर आपके बिल्कुल टिनी कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं। उनको नाम भी सेल किसी और ने ही दिया था, उसने नाम भी नहीं दिया कि भाई ये सेल है। इसने तो सिर्फ ये बताया था कि इस कॉर्क के अंदर टिनी कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट मौजूद हैं, और उन कंपार्टमेंट को आगे चल के जो आपके परकिंजे थे, मालपीजी थे, इन दो साइंटिस्ट ने उसका नाम क्या दिया था? सेल नाम दिया था। ठीक है, फिर लगभग 200 साल बाद, सेल की डिस्कवरी होने के 200 साल बाद आपका कौन आया? रॉबर्ट ब्राउन आया। कौन आया बेटा? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। देखिए, सेल डिस्कवर हो गया 200 साल पहले, और उसके अंदर सेंटर के अंदर जो आपकी चीज है वो कितने साल बाद डिस्कवर हुई? 200 साल बाद डिस्कवर हुई। तो वो आपकी 200 साल बाद रॉबर्ट ब्राउन ने आपकी डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। फिर और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, स्केल्टिन आया था, सेकवन आया था, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है आपका सेल की डिस्कवरी में या सेल के कंपोनेंट्स की डिस्कवरी में। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रोल आता है वो आता है बेटा स्केल्टिन और सेकवन का। किसका आएगा? स्केल्टिन का और सेकवन का। स्केल्टिन और सेकवन दो अलग अलग देशों के साइंटिस्ट हैं, दो अलग अलग नाम हैं, दो अलग, एक जर्मन है, एक इंग्लिश है। तो दोनों ने मिलकर क्या किया, उनसे पहले जितने भी साइंटिस्ट ने सेल के बारे में जो जो थ्योरीज दी थी, जो भी थ्योरी दी गई थी, उन सभी थ्योरी को उसने स्टडी किया कि भाई रॉबर्ट हुक ने क्या कहा, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कहा, परकिंजे ने क्या कहा, मालपीजी ने क्या कहा। इन सब की जो आपकी सेल की थ्योरी थी, उन सब को उन्होंने क्या किया? कंबाइंडली स्टडी किया। कंबाइंडली स्टडी करने के बाद उनमें एक निष्कर्ष निकाला, निचोड़ निकाला उन सभी थ्योरीज का इकट्ठा, और उसमें सिर्फ दो ही मेन पॉइंट आ पाए उस थ्योरी के अंदर। बाकी तो जो पॉइंट्स थे वो कॉमन थे, जो बाकी सभी थ्योरी को मिला के अलग से दो पॉइंट दिए गए थे, वो दो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। बाकी तो आप जानते हो भाई, सेल जो है वो सेल मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर आपके सेल ऑर्गेनले होते हैं, उसके अंदर आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होता है। तो ये सब चीज़ें कॉमन थी। जो दो अलग पॉइंट्स उन्होंने दिए थे वो आपका इस सेल थ्योरी का आधार है। आधार क्या था? उन्होंने कहा कि सेल जो है वो आपका फंडामेंटल यूनिट है। क्या है? फंडामेंटल यूनिट, आधारभूत इकाई है। आधारभूत इकाई मतलब जिससे किसी भी स्ट्रक्चर का आप निर्माण कर सकते हो, किसी भी ढांचे का आप निर्माण कर सकते हो, उसे क्या कहा जाता है? आधारभूत इकाई। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो आधारभूत इकाई है वो क्या होगी? सेल। सेल से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो सेल है वो क्या है? फंडामेंटल यूनिट। ठीक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा
उन्होंने जो आपकी ग्रीक भाषा थी उसके अंदर ये आपका शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने दूसरे पॉइंट के अंदर, और उसका क्या नाम था, ओमनी सेलुले सेलुला। क्या नाम था बेटा, ओमनी सेलुले सेलुला। तो ये जो ओमनी सेलुले सेलुला है इसका क्या मतलब होता है, ओमनी सेलुले सेलुला का मतलब होता है कि नए सेल्स आपके कहाँ से प्रिपेयर होते हैं, पुराने सेल्स। नए सेल्स कहाँ से आएंगे, पुराने सेल्स। ऐसा नहीं कि हर बार नया सेल अलग से बनेगा, जो पुराने सेल है उन्हीं से फिर नए सेल बनने शुरू हो जाएंगे। एक बार आपको नया सेल बनाने की जरूरत है, उसके बाद आपके जो नए सेल्स बनेंगे उसी के टुकड़े होते होते बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका ओमनी सेलुले सेलुला जो वर्ड है इसका क्या मतलब निकलता है, द सेल न्यू सेल्स आर कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। जो पहले से मौजूद आपके सेल्स हैं उन्हीं से आपके नए सेल्स का निर्माण। ठीक है, ये आपका पॉइंट था, किसका था बेटा, स्केल्टन और सेकवान की थ्योरी का। तो उन्होंने दो पॉइंट जो दिए मैंने आपको समझाया, एक तो दिया कि भाई सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है आपकी, और दूसरा उन्होंने कहा कि भाई जो नए सेल्स हैं वो कहाँ से आते हैं बेटा, पहले से मौजूद सेल्स से। ये सेल थ्योरी जो है हमें ये समझाने में कामयाब हुई कि सेल होता क्या है, सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, नए सेल कैसे बनते हैं, और सेल इतना इम्पोर्टेंट क्यों। और किसी चीज़ को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते, सेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं उस चीज़ में। तो उन्होंने कहा कि भाई सेल को इंपॉर्टेंस इसलिए देते हैं कि ये क्या है, आधारभूत इकाई है। क्या है, आधारभूत इकाई है। और दूसरा उन्होंने कहा कि नए सेल कहाँ से आएंगे बेटा, पहले से मौजूद सेल से आएंगे। तो ये तो हो गई सेल थ्योरी की बात। लेकिन एक क्वेश्चन अराइज हो गया, वो क्वेश्चन क्या था कि भाई हमने ये पढ़ लिया कि नए सेल्स आपके पुराने सेल से बनते हैं, तो कभी ना कभी तो वो पुराना सेल भी बना हो, कभी ना कभी तो बना हो, और वो कैसे बना इसके बारे में स्केल्टन सेकवान नहीं बता पाए। और इसके बारे में अभी आपको नहीं पढ़ना है कि नया सेल जो है पहली बार कब बना था, इसके बारे में आप +2 के अंदर पढ़ोगे। +2 में बिल्कुल डिटेल टॉपिक है कि पहला सेल आपका किस तरीके से बना था। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक मतलब जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनसे कंबाइंड होकर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हुई, जैसे मीथेन गैस, अमोनिया है, वाटर वेपर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है। इनने सब ने 800 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए। उन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ने आपस में कंबाइंड होकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ने आप कंबाइंड होकर क्या किया, एक सेल लाइक स्ट्रक्चर, सेल नहीं सेल लाइक स्ट्रक्चर बनाई, जिसे क्या कहा जाता है, कोसरवेट। क्या कहते हैं, कोसरवेट। वो कोसरवेट के अंदर एंजाइम डेवलप हुए, उसने डीएनए बनाई, उसने प्रोटीन बनाए, वो डीएनए और प्रोटीन ने मिलकर क्या कर दिया, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कर दी, तब जाके आपका ईओबायोट की फॉर्मेशन। तो इसके बारे में डिटेल आप +2 में पढ़ोगे, मैंने सिर्फ आपको हिंट दे दिया कैसे बनता है। उसके बाद आता है आपका कि भाई सेल जो हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दो टाइप के सेल्स होते हैं। और ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हैं ये आपके किस बेस पे क्लासिफाई कर रखे हैं, ये आपके क्लासिफाई कर रखे हैं कि भाई जिसके अंदर न्यूक्लियस आपका ट्रू हो वो तो कौन सा हो गया, यूकैरियोटिक, और जिसके अंदर न्यूक्लियस फॉल्स हो वो कौन सा हो गया, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक हमें कैसे पता चलेगा कि भाई न्यूक्लियस ट्रू है या न्यूक्लियस फॉल्स है। देखिए न्यूक्लियस के अंदर बेटा 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला तो होता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा होता है न्यूक्लियोलस, चौथा होता है क्रोमेटिन फाइबर। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा है न्यूक्लियोलस, चौथा है क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, अब किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस के अगर ये चारों पार्ट्स मौजूद हैं तो फिर उसे क्या कहा जाता है, ट्रू न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। और अगर किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस के इन चारों पार्ट्स में से कोई एक मिसिंग है, कोई एक नहीं है मौजूद, तो फिर वो क्या कहलाएगा, आपका प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रो का मतलब होता है फॉल्स, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो फॉल्स न्यूक्लियस वाले को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक, और ट्रू न्यूक्लियस वाले को क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। उसके बाद आपके ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया सेल के बेस पे, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर कौन से होते हैं बेटा, जो एक ही सेल के बने हुए हो, उन्हें क्या कहा जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है।
क्या कहेंगे उन्हें? यूनिसेलुलर, एक ही सेल से मिलकर बने हुए। जैसे आपके बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए, कुछ एक फंजाई हो गई आपकी, ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनका कंप्लीट बॉडी, पूरा का पूरा शरीर एक ही सेल से बना, एक ही सेल है, एक ही सेल वो सारे काम करता है जो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग अंग मिलके करते हैं। भाई किडनी का अलग फंक्शन हमारी बॉडी में, हार्ट का अलग है, लंग्स का अलग है, इंटेस्टाइन का अलग है, लीवर का अलग है, पैनक्रियाज का अलग, तो अलग अलग ऑर्गन मिलके हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शन करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सिंगल सेल वो सारे काम करता है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ उसे क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर। और जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से ज़्यादा का बना हुआ, जैसे हम हैं, हम करोड़ों सेल से मिलकर बने हुए हैं। आप इंसेक्ट को देख लीजिए, जो छोटे छोटे लाइस, बग्स और टिक्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वो भी कई हजार सेल या कई लाख सेल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो इसी बेस पे आपके दो टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं? एक तो यूनिसेलुलर है और दूसरा कौन सा है बेटा? मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ये अलग अलग फॉर्म्स हो गई। यूनिसेलुलर कौन सी हो गई? सिंपल फॉर्म हो गई। और मल्टीसेलुलर कौन सी हो गई? कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गई। भाई कॉम्प्लेक्स क्यों हो गई? कॉम्प्लेक्स इसलिए हो गई, मल्टीसेलुलर के अंदर हर एक काम के लिए अलग अलग क्या पाए जाते हैं? ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे ब्लड को प्योरीफाई करना है तो किडनी होगी, ब्लड को पंप करना है तो हार्ट हो गया, फूड को डाइजेस्ट करना है तो स्टोमक और इंटेस्टाइन हो गया, इम्यूनिटी के लिए आपकी इंटेस्टाइन हो गई, फैट को डाइजेस्ट करना है तो लीवर हो गई, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो पैनक्रियाज हो गई आपकी, और ब्रीथिंग करनी है तो लंग्स हो गए आपके। तो ये अलग अलग ऑर्गन जो हैं ये स्पेसिफाई है किसके लिए? अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो वो कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स स्टेज हो गई। अब कोई एक ही आदमी सारे के सारे काम कर ले घर में, भाई एक ही आदमी, एक ही व्यक्ति है, अगर मान लीजिए हम स्कूल का ही उदाहरण लें, एक ही टीचर आपको +1 +2 के 500 सब्जेक्ट पढ़ा दे, हिंदी भी, इंग्लिश भी, और आपका जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो जो भी है, तो वो क्या हो गया? सिंपल फॉर्म, मतलब आपको एक ही टीचर से पढ़ना है। ठीक है, और एक आ गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कौन सी आ गई? अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए आपके पास अलग अलग टीचर होंगे, तो वो कौन सी होगी? कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो ये दो मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर दो टाइप के आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये दोनों ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? अपने अपनी स्पेसिफिक जो नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक नेचर के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं? फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए लेक्चर इतना ही। कल आपका टेस्ट है, तो टेस्ट की तैयारी कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। थैंक यू।